हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीपीएससी के चैनल पे। हम लोग आर 2023 और यूपीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं और नियर अबाउट 30 के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आर हो या पीसीएस हो। तो ऐसे में इस सेक्शन का वेटेज काफ़ी हो जाता है और ये बेहद आसान भी है कवर करना और ज़रूरी भी है। तो इस संबंध में जो घटना चक्र की मैगज़ीन होती है वो बेस्ट होती है, चाहे वो आर हो चाहे पीसीएस हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग घटना चक्र की जो 6 मंथ्स की मैगज़ीन है करंट अफेयर्स की, उसको कवर कर रहे हैं और ये हम लोग का चौथा वीडियो होगा। छोटे छोटे सेक्शंस बना रहा हूँ जिससे पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बोर करता है, इसीलिए आधे घंटे की ही वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग अपना कवर करते हैं, चौथा पार्ट है ये मेरा। तो देखते हैं, आज आर्थिक परिदृश्य कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जो हाल ही में खरीफ फसलों का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है उसके संबंध में ये क्वेश्चंस है। तो जो इसमें स्टेटमेंट है वो कहा जा रहा है कि जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? 1485, ठीक है, 1485.69 लाख मीट्रिक टन। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि 1485 मीट्रिक टन खाद्यान्न, टोटल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। ओके, और ये सेकंड स्टेटमेंट जरूरी नहीं है आपको याद करना, बस आप पहला स्टेटमेंट याद करिएगा इस सेक्शन से, और कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बाकी आप टोटल जो है बस उतना ही याद करिएगा, बस ये डाटा 1485 लाख मीट्रिक टन ये याद करिएगा, बाकी और कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक और 5 इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है। नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है, पहला स्टेटमेंट। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और एक्सिस बैंक का ये नंबरलेस कार्ड जो है वो रुपए द्वारा संचालित है और यह इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक भी किया जाता है। तो यूपीआई से लिंक भी किया जाता है, ये बात सत्य है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं। तो पहला तो आपको पता ही चल गया कि हाँ, एक्सिस बैंक और फिनटेक, जो फिनटेक कंपनी है 5, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ये नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, क्या है इसमें सुविधाएं हैं। तो फिलहाल ये रुपए द्वारा संचालित होगा। ओके, और यूपीआई से लिंक करने में ये एकदम सुटेबल है। तो यूपीआई से लिंक हो सकता है। और इसमें क्या सुविधाएं दी जा रही है? लाइफ टाइम शून्य ज्वाइनिंग फी, शून्य मतलब जीरो, वार्षिक शुल्क भी नहीं, कोई शुल्क नहीं रहेगा। और इस कार्ड पे कोई नंबर नहीं रहेगा, समाप्ति तिथि या नाम ऐसा कुछ इस पे मुद्रित नहीं होगा, मतलब प्रिंटेड कुछ नहीं प्रिंटेड होगा इस पे। ओके, और इसमें अतिरिक्त सुविधा है तो टैप एंड पे की सुविधा प्रदान की गई है। तो टैप एंड पे की सुविधा इसमें भी है। और इस कार्ड सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा, तो जो भी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट हुआ, इस सब स्टोर्स पे ये काम नहीं करेगा। बाकी ऑफलाइन स्टोर जो है, ऑफलाइन स्टोर पे आपका ये कार्ड काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक लिस्ट जारी हुई है, वो किसके द्वारा? हरून इंडिया लिस्ट, ठीक है। तो हरून इंडिया लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं या परिवार हैं उनकी लिस्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा भारत के सबसे अमीर कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, मुकेश अंबानी एंड फैमिली। तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली ये सबसे रिच लिस्ट में आते हैं। हरून लिस्ट इसका रिपोर्ट्स है। बाकी सेकंड थर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये किसको दिया गया है? तो जो ये दिया गया है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। ये अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं, क्लाउडिया गोल्डिन को ये पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है? तो ये तीसरी महिला है। तो ऐसा पुरस्कार पाने वाली ये तीसरी महिला है। ओके, और जारी किसके द्वारा
ये तो देखा ही है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और क्लाउडिया गोल्डिन को मिला हुआ है जो कि यूएस के प्रोफेसर है। इनके कार्य क्या है? तो इन्हें यह सम्मान महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत एवं विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में जो महिलाओं का वर्क होता है उसके हमारे जो ज्ञान को उन्होंने बढ़ाया है, तो इसलिए उन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। और जो लास्ट का पुरस्कार है, मतलब 2 महिलाएं, ये तीसरी महिला है इकोनॉमिक्स की, और जो अन्य 2 महिलाएं हैं वो हैं एलिनान ओस्ट्रम और एस्टर डुफ्लो। तो एस्टर डुफ्लो जो कि 2019 में इनको ये पुरस्कार मिल चुका है, तो ये 2 महिलाएं अन्य हैं, ठीक है, इनको भी रखना जरूरी है। आप बस मौद्रिक नीति जो है इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ओके, बाकी की ये डाटा आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ओके, उतना ही पढ़िए जितना आप बचा सकें और सूटेबल हो आपके एग्ज़ाम के लिए, हाँ रेलिवेंट हो, ना कि ऐसे ही डाटा कि हाँ जो आपके पूछने भी वाले नहीं है और आप डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा या हानि कार्य समूह का गठन किया है? तो ये एक समूह है जो क्रेडिट हानि कार्य समूह है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नारायण स्वामी। तो नारायण स्वामी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसमें टोटल 9 सदस्य हैं अध्यक्ष को मिला के। ओके, सदस्यों का नाम याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर एक रिपोर्ट है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। तो ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है और इन्होंने फोरकास्ट किया है कि हाँ जो विश्व का विकास होगा वह ग्लोबल डेवलपमेंट है, तो उसका जो रेट होगा वो होगा 2024 में 2.5%। तो 2024 में 2.5% होगा और 2023 में जो बात है 2.4%। फिलहाल आप इसको ना याद करें क्योंकि आगे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के भी डाटा आएंगे और ये लोग भी ऐसे ही फोरकास्ट करेंगे जो कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दिमाग को ना वेस्ट करें, बस इतना ही याद रखें कि ये जो ठीक है, व्यापार विकास रिपोर्ट जो है वो अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। बस आप इतना ही याद करें इससे में। ओके, ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ठीक है। एक रिपोर्ट और है, तो जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है या डेटाबेस कहिए इसे। तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? बस आप इतना ही जानिए इसको। तो ये आईएमएफ, ठीक है, हाँ ओके, तो ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। बस आप इतना ही याद रखें क्योंकि ये सारे डाटा आपको याद होने वाले हैं नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए एक है कांतार बॉन्ड्स। कांतार बॉन्ड्स, तो इसमें क्या है? कांतार बॉन्ड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स की रिपोर्ट्स इन्होंने जारी की है। तो इन्होंने भारत के सबसे 75 मूल्यवान कंपनियां उनकी रिपोर्ट से जारी की है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो इसमें फैक्ट जो हैं वो हैं, ओके हाँ ठीक है। तो जो कांतार बॉन्ड्स हैं इन्होंने 75 मूल्यवान कंपनियों का वो जारी किया है लिस्ट, और ये जारी करता कौन है? WPP के रिसर्च विंग कांतार द्वारा। और जो इनका संयुक्त ब्रांड मूल्य है 75 कंपनियों का वो है $379 बिलियन। और जो भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड है भारत का वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टाटा कंसल्टेंसी है, ठीक है। उसके बाद HDFC, फिर इन्फोसिस और फिर एयरटेल। SBI 5वें नंबर पे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नाबार्ड के बारे में है। तो नाबार्ड ने क्या किया है अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है? 1040, ठीक है, तो बस 1040 करोड़ रुपए के कुल आकार का इन्होंने एक सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जारी किया है। तो नाबार्ड, ये बॉन्ड कौन जारी करता है? सामाजिक प्रभाव बॉन्ड। तो ये नाबार्ड द्वारा जारी किया जाता है। इसका टोटल वैल्यू कितना है? तो 1040 करोड़ रुपए है। ओके, तो ये जारी हुआ और ये AAA रेटेड है। तो AAA रेटेड है
और सामाजिक प्रभाव बॉन्ड है, और जो नाबार्ड द्वारा जारी किया गया है। किस लिए जारी किया गया है? तो जारी किया गया है हरित भवन, मतलब समझ लीजिए ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित ये सारी चीज़ें रहेंगी कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो इसी के जो ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, ये नाबार्ड द्वारा लिया जा सकता है। इसके माध्यम से प्रोजेक्ट का कार्य चालू किया जाएगा। ओके, तो वही है कि नाबार्ड जो है देश का प्रथम सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जारी करने वाला पहला बन गया बैंक। ठीक है, यहाँ पे नाबार्ड का फुल फॉर्म दिया गया है, और जो वैल्यू है इसकी 1040 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो धान का एमएसपी घोषित किया गया है, तो देख लेते हैं धान का एमएसपी कितना हुआ इस समय। तो जो धान का एमएसपी है वो है 2183। तो 2183 धान का एमएसपी घोषित किया गया है यूपी द्वारा। तो जो सामान्य धान है उसका जो रेट है वो 2183 है, और जो ए ग्रेड धान है उसका रेट है 2203 रुपये। तो 2203 और 2183 याद रखिएगा। और कितनी वृद्धि हुई है इसमें? तो 143 रुपये की वृद्धि हुई है प्रति कुंटल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा, यूपी द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है टाइम मैगजीन का। ओके, हाँ ओके। तो टाइम मैगजीन ने जारी किया है सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची, और जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट इस समय जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी है उसमें फर्स्ट रैंक माइक्रोसॉफ्ट की है। और इसमें जो भारत की एकमात्र कंपनी है जो अंडर 100 में आई है वो है इन्फोसिस अंडर 100 में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया जाता है तो सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में कौन कौन है? तो पहले पे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल दूसरे पे चला गया है, अल्फ़ाबेट, उसके बाद मेटा, और उसके बाद एक्सचेंजर, ये तीसरा है। तो स्टार्टिंग के बस आप पहला याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट पे आ चुका है। ओके, और भारत की सिर्फ एक ही कंपनी है जो अंडर 10 में है, अंडर 100 में है, वो है इन्फोसिस, जो कि 64वें स्थान पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इसे नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है। तो इसको आप याद रखिएगा। और ऐसा दर्जा प्राप्त होने में सुविधाएं क्या होती हैं? तो जो नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां होती हैं उनको केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट होती है, कि हाँ वो स्वयं से 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो बस आप नाम याद रखिएगा कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, जो कि रिसेंट में इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ओके, बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो भारत का पहला, तो जहाँ पे पहला शब्द लग जाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना। क्या क्वेश्चन है? कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ओके, और ये कहाँ लॉन्च होगा? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है। और विकसित किया गया किसके द्वारा? कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में। तो कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऐसा किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है कि जो पूर्व सैनिक की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत जो वित्तीय सहायता राशि थी वो पहले 20,000 रुपये थी, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो बढ़ा के 50,000 रुपये कर दी गई है। इस क्वेश्चन का बस इतना ही महत्व है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट कंपनी है जिसका नाम है सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो सांघी इंडस्ट्री लिमिटेड की अधिग्रहण कौन कर रहा है? तो वो अंबुजा सीमेंट द्वारा किया जा रहा है इसका अधिग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फिलहाल नवरत्न कंपनी जो था केमिकल था ना एक,
कलकत्ता की थी। तो ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल वाला मिल गया। तो अब फिलहाल टोटल कितनी कंपनियां हैं जो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं? तो वो 14 कंपनियां हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक है ONGC विदेश लिमिटेड। तो ONGC विदेश लिमिटेड को पहले ये मणि रत्न की कंपनी थी, अब इसको नवरत्न की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो नवरत्न की श्रेणी में डाल दिया गया है, तो ये 14वीं हो चुकी है, जो कि अब नवरत्न कंपनी बन गई है। तो भारत में भी 14 नवरत्न कंपनियां हैं। ओके, GST परिषद के संबंध में क्वेश्चन है, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हाँ, जो 51वीं बैठक होती है GST परिषद की, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वित्त मंत्री ही अध्यक्षता करेंगे, निर्मला सीतारमण ने किया था। और इसमें क्या होता है कि जो कसिनो, हॉर्स रेसिंग या ऑनलाइन गेमों होते हैं, उन पे जो GST लगाई जा रही है वो 28% की GST लगाई जाएगी। तो ये डाटा याद रखिएगा, 28% की GST इन सब चीज़ों पे लगाई जानी तय हुई है। ओके, और ये कब से लगाया जाएगा? 1 अक्टूबर 2023 से। ओके, तो 1 अक्टूबर 2023 से लगाया जाएगा। और ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे RBI ने एक स्टेप उठाया है कि हाँ, क्या किया जा रहा है कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक के मामले में संबंधित ग्राहक से दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल कर सकेंगी, ये ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। तो ये एक संशोधन लाया गया था RBI द्वारा, तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। हाँ ठीक है, ये देखिए, तो ये है फॉर्च्यून ग्लोबल 500। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा लिस्ट निकाली गई है कंपनियों की, ये अपनी अलग लिस्ट निकालते हैं। तो इसमें किस कंपनी को सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो है US की रिटेल कंपनी है वालमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत की 8 कंपनियों को इसमें जगह मिली है। तो भारत की 8 कंपनियों को इसमें जगह मिली है। वालमार्ट फर्स्ट पे है। सेकंड पे देखा जाए तो सऊदी अरामको। बस अब इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट पे वालमार्ट है, और भारत की 8 कंपनियों को शीर्ष स्थान मिला हुआ है ग्लोबल 500 की सूची में। और जो पहली कंपनी है भारत की ओर से वो रिलायंस है। वहाँ पे इन्फोसिस थी, और यहाँ पे रिलायंस है। ठीक है, तो रिलायंस का याद रखिएगा 88वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन है SECL की कौन सी खदान MDO यानी माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान बन गई है? तो छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान कौन सी बन गई है? तो है पेल्मा खदान, जो कि ओपन कास्ट खदान बन चुकी है छत्तीसगढ़ की। फिर क्वेश्चन है कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? तो वो होगी जमशेदपुर में। ओके, ठीक है, हाँ, तो ये होगी जमशेदपुर आपका कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। ओके, सिंहभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो ये है भारत सरकार। ओके, तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हस्तांतरित हुआ है? तो वो ये हुआ है 200 मिलियन का, भारत और ADBI के बीच में। ठीक है, और ये क्यों हुआ है? तो जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रणालियों के विस्तार करने और शहरी सहनीतियाँ, इस सब के लिए राजस्थान के लिए ऐसा किया जा रहा है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की कितनी शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो IPCA लिमिटेड द्वारा कितना यूनिकॉम के शेयर खरीदा जाएगा? तो 59% तक का आपसे ये हिस्सेदारी IPCA की हो जाएगी यूनिकेम में। ओके, ओके, ठीक है। क्वेश्चन है संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको बस सही वाला याद करना है। तो ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ओके, ठीक है, तो इसका ऑप्शन C सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। तो क्या क्या सही है देख लेते हैं।
तो ये जो गठबंधन है इसको शुभारंभ जो हुआ था भूपेंद्र यादव जी ने किया था, और यह भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संकल्पित एक उद्योग आधारित पहल है। तो ये एक उद्योग आधारित पहल है, G20 में इसका वो हुआ था। ओके, हाँ ठीक है। और इसमें इसके 3 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। क्या क्या है? प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्याप्त वित्त, इसके 3 सिद्धांत हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो ये गठबंधन है, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन, तो ये क्या है? इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? भूपेंद्र यादव द्वारा, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। और कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में शुभारंभ किया गया है इसका। ओके, अब एशियाई विकास बैंक, और देखिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य बिहार के जो राजमार्ग हैं उनके उन्नयन के लिए कितनी राशि का समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है $295 मिलियन का। अभी यहाँ हम लोगों ने देखा कि हाँ $200 मिलियन का समझौता हुआ था राजस्थान के लिए, और बिहार के लिए हो रहा है $295 मिलियन का। ओके, फिर क्वेश्चन है अपना, हाँ ठीक है। एशियाई विकास बैंक द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बॉन्ड जारी किया गया। तो एशियाई विकास बैंक है ऐसा जो पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बॉन्ड जारी कर रहा है, और इस बॉन्ड द्वारा जुटाई गई राशि से किस देश में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर, तो किस देश में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर की स्थापना होगी, बस इतना ही याद रखिएगा। तो वो है मंगोलिया। तो मंगोलिया में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर की स्थापना एडीबी द्वारा की जाएगी स्वास्थ्य बॉन्ड जारी करके। ओके, तो इसमें वही दिया हुआ है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। तो केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया है, बस आप इतना ही याद रखिएगा। क्वेश्चन है रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो रेजर पे जो है भारतीय कंपनी है, स्टार्टअप है, और इसने मलेशिया में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे का शुभारंभ किया है। और किसकी सहायता से शुभारंभ किया ये? तो रेजर पे जो है ये पहला स्टार्टअप है जिसने क्लर्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे का शुभारंभ किया है। तो ये इनके साथ मिलकर ऐसा कार्य किया है इन्होंने, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल, तो भारत और नेपाल समझ लीजिए कि मध्य फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना का समझौता हुआ है, बस आप इतना याद रखिएगा। तो फुकोट कर्णाली जल विद्युत समझौता किनके के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है, और कर्णाली नदी है उसी पे ये बांध बना हुआ है। ओके ठीक है। और ये जो जल विद्युत परियोजना है इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 480 मेगावाट है, और ये कर्णाली नदी पे स्थित है। बस इतना ही याद रखिए इस क्वेश्चन से। और वर्ल्ड इकोनॉमिक, हाँ ठीक है, OECD इकोनॉमिक आउटलुक इसके संबंध में दिया हुआ है, तो ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। बस आप याद रखिएगा कि जो OECD का हेडक्वार्टर्स है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, आप इतना याद रखिए, ठीक है। बाकी डेटा कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो है राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों के विकास के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? तो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है, लखनऊ में किया जा रहा है। और इसमें होगा क्या कि फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे, जैसे रिहन जलाशय, अन्य जलाशय क्षेत्रों में या खाली पड़ी भूमि पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन है परिवर्तन मामलों में सहयोग, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जयपुर है, जयपुर में नहीं होता है, ये होता है नई दिल्ली में। तो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो परिवर्तन मामलों में सहयोग के प्रथम वैश्विक सम्मेलन जो होता है वो दिल्ली में होता है। और ये क्या है? इस अवसर पर रेड सैंडर्स, जो कि चंदन की लकड़ी को कहते हैं,
सहित इमारती लकड़ियों के जो अवैध व्यापार होता है उसको अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष का चौथा चरण का शुभारंभ किया गया। तो ऑपरेशन शेष क्या है? रेड सैंडर्स या इमारती लकड़ियों के जो अवैध व्यापार होता है उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन शेष है। ओके, नई दिल्ली में इसकी बैठक होती है और जो इसका उद्घाटन है निर्मला सीतारमण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रबी सीजन में बात हो रही है और जो कि ये आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिलहाल आर्थिक परिदृश्य अपना ख़त्म होता है और यहाँ से विज्ञान प्रौद्योगिकी का टॉपिक चालू होगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और तैयारी को अपने स्तर पे जारी रखिए। ठीक है, और कंटिन्यूटी ज़रूर बनाए रखिए क्योंकि इससे ही तैयारी में आपकी मेन धार आती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।